शांति रखिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वो अच्छा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा अभी देखो कितना आसान होता है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या
है पहले काम सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कभी कोई तो बस तुम जो बच्चों बात करना ना करो क्या नेट नहीं चलता यहाँ एक मिनट बच्चों होल्ड ऑन नेट नहीं चल रहा है हल्ला ना करो यार हेलो थैंक यू सर गुड मॉर्निंग आज मॉर्निंग सर। मॉर्निंग थैंक यू बेटा मैं उधर जाके ये था दूसरे साइड में सोचा कि शायद हाइब्रिड है देखा नहीं मैं एनीवे इट इज तो हम लोग कहाँ पर थे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हमने कर दी थी और आज कोलिजन का एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा उसे चेक करेंगे कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है और कोलिजन कराएंगे मटेरियल है स्प्रे राना कल साइलेंस साइलेंस कल मैं ईयर 9 में शाम में क्लास थी तो आई वाज टेलिंग अबाउट वेक्टर तो सुधीर यादव सर कह रहे मैं भी बैठूंगा बैठ जाए भी कौन मना करता है बैठिए हमको थोड़ा डर लग रहा है कोई टीचर बैठ सर ट्रांस क्वेश्चन नहीं करूंगा जितना मर्जी करे पूछ लीजिएगा बस बच्चे इरिटेट ना हो कि ठीक है तो चुपे चुपे हो गए अच्छा लगता है ये तो बोल रहे थे कि भाई कोई टीचर बैठा रहे हो आप पढ़ा ले रहे हैं तो बड़े क्योंकि इसमें है क्या ये मान लो कि सामने वाला है टीएस का रिवीजन गुड क्या कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं आगे वाले जो फर्स्ट 2 है वही है करा देंगे कब आ रहा है तो आज में क्या रिवीजन कर लोगे बस
एकदम शांति से मेरी बात सुनिए आप लोग, जो मैं पहले भी कर रखा हूँ, कितना नॉलेज आपने गेन किया है। कभी भी एग्जाम को आप, अभी ये एक्चुअल एग्जाम नहीं, पहली बात तो समझ लीजिए। और मैंने पहले ही बताया था कि जैसे वही बच्चा बता रहा था यूरोडो का जो क्वेश्चन उस दिन उठाए थे, पीक्यूआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से था। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप एडवांस के लिए बात करना चाहते हैं तो आपको यूरोडो को फॉलो करना ही पड़ेगा, बट उसको छूने के लिए कम से कम कुछ नॉलेज हो। इस तरह के हालात जो हैं, आप क्लास में बक 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 बक, पता नहीं कैसे चालू हो गया, ये पहले तो नहीं होता था, ये बंद करिए। और दूसरी चीज, एग्जाम चाहे वो AITS हो, कुछ भी हो, नंबर लाने के लिए ना करो भाई। नंबर अपने आप आएगा, आप वेट करो। आप ये मत सोचो कि पहले दिन 100% नंबर आ जाएगा या पेपर हम जानते हैं बता दें आपको। ठीक है, नया क्वेश्चन आता है, आप कहोगे मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट एक दिन में कुछ नहीं होता। आप पहले अपने आप के चैप्टर को इतना मेंटेन करिए, जो पढ़ाया जाता है इतना कर लीजिए उसको, और घर पर रिविजन करिए, देखिए अपने आप आना है। मेंस का है कि एडवांस का है? दोनों का। ओके, तो मेंस वाले में थोड़ा बहुत हो जाएगा, एडवांस वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी। इस बार वाले पेपर को जाने दो और इसका डिस्कशन मैं करा दूंगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे आपका कोलिजन के बाद आपका ये देखेंगे सेंटर ऑफ मास, ये सब बड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। यहाँ अगर आप जिस हालात में अभी चल रहे हैं वैसे अगर बने रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी भला नहीं होना। फिजिक्स तो भूल ही जाइए, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बड़ा लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है। आपको बता दूंगा, जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, रोटेशन तो इतना खतरनाक चैप्टर है कि जो आप सोचेंगे उससे कहीं ज्यादा, मतलब पूरे 11th 12th की फिजिक्स मिला दें तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रोटेशन है, सेकंड डिफिकल्ट टॉपिक सेंटर ऑफ मास है। मतलब 11th 12th दोनों का सिलेबस मैं बता देता हूँ, ये समझ लो। सेकंड डिफिकल्ट टॉपिक, उसको सस्ते में मत लीजिए, हल्के में एकदम मत लीजिए, ठीक है। तो अभी इसको जितना आता है आपको, कम या ज्यादा, माइनस में नंबर आए प्लस में नॉट एन इशू, उसको करो, नंबर पर भी ध्यान मत दो। अभी ये देख करके एग्जाम दो कि अगर कोई नया क्वेश्चन आया है तो हम उसको कैसे कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, टेस्ट में एक बात का ध्यान रखना कि तीनों सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग प्रॉपर अलॉट कर लेना है ना। ये नहीं कि नंबर लाने के लिए मैथ हमको ज्यादा आ रहा है तो उसी में भिड़े पड़े हैं, केमिस्ट्री ज्यादा है तो उसी में भिड़े पड़े हैं, या फिजिक्स ज्यादा तो उसी में भिड़े पड़े, बाकी दो को छोड़ दी, ये नहीं करना। बेशक आने दो नंबर कम, पहले एक आदत में शुमार लाओ कि हमें इतने ही टाइम में इस सब्जेक्ट को करना है, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और ये हर टेस्ट में ये चीज रूल फॉलो होना चाहिए। पहले एक चीज को अपना फिक्स करो, इसके बाद क्या होगा, फिर आप क्वेश्चन पर आएंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग और भी काम करने लगेगा। तो क्वेश्चन पाएंगे भाई हम तो 10 ही क्वेश्चन कर पाए या 5 ही कर पाए, है ना। तो फिर अपने आप धीरे धीरे तुमको खुद फील होने लगेगा, अपने आप तुम्हारा दिमाग एक्टिव रीजन आने लगेगा। और ये सब जो हरकतें क्लास में करते हैं, आने के बाद हल्ला गुल्ला मचाना शुरू करते हैं, या क्लास में पढ़ाते समय, वो किसी की भी क्लास में ना करें, मेरी क्लास में तो कतई ना करें, ठीक है। मैं ये जरूर कहता हूँ पीट पाट दूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं मैं, कैसा नहीं कि मैं मारू सकता, ये ठीक बात नहीं है। पर बड़े बच्चे आप लोग हो, खुद से अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं ऐसा ना करें। मुझे पढ़ाने के लिए रोडो रोडो क्वेश्चन अभी करा दूंगा, लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो पहले जो चल रहा है उसको खत्म करो। हाँ, अगले चैप्टर में से मुझे पहले ही से बता देना, एक हफ्ता पहले से कि ये आ रहा है, तो मैं एक हफ्ते से आपका या 2 3 4 दिन तक लगातार उसी चीज का रिविजन। हाँ हाँ, देख लो कब है, 14 नवंबर। हाँ, तो आप मुझे उसके एक हफ्ते पहले रिमाइंड करा दीजिए। तो पहले सुनो, रिमाइंड करा दीजिएगा, यूरोडोब उठा के उसके लगभग सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। जैसे TM2 वाले बच्चे साइलेंट रहते हैं, उसमें कितना समझते नहीं समझते मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको यूरोडोब का मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, मैक्सिमम प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट जितनी क्लास उनकी मिलती उतनी आपकी भी मिल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी इनइफिशियंसी, ये दिमाग में बैठा लेना, हमें फिजिक्स हमसे दिक्कत हो रहा है, इस वजह से सिर्फ ये हालत पहुंच रही है। जिस दिन इस विचार से अपने आप को बाहर कर दोगे कि नहीं हमसे फिजिक्स भी बनेगा, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट, देखो अपने आप पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आए, बस थॉट प्रोसेस को चेंज करो। और क्वेश्चन रट करके नहीं कि हम क्वेश्चन रट के सॉल्व करो, फार्मूला रट के। जैसे उसी दिन वो क्वेश्चन पूछा था, हम जान बुझे क्यों सॉल्व किए, ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसे क्वेश्चन में कोई फार्मूला काम
नहीं आएगा। ये देखिए, इधर आओ भाई, चल बैठ जाए पर साथ मेरे, एकदम इधर इधर इधर, तुम दोनों बात करोगे। चलो, तो कल सॉरी फॉर डिलेड, है ना। अब ये देखो, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनको सेलेक्ट वो हो रहा है। अजीब हालत है यार। एक बार कैलिब्रेट, पहले तो इंटरनेट धोखा दिया। एक मिनट बच्चों, कैलिब्रेट भी कर देता हूँ मैं। बड़ा स्लो है यार। ठीक है, वैष्णवी, कैन यू हियर मी? वैष्णवी, हाँ, कल वाली सारी बात समझ में आई। और आज जो मैंने बोला कि टेस्ट के लिए घबराना नहीं है। टेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट नॉट चैप्टर, हर सब्जेक्ट के लिए आप एक टाइम अलाट करके करें कि हम इतना टाइम इसको देंगे ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं, है ना। पहले ये आदत में सुमार लाइए, ये नंबर दे दे खुद ही आने लगेगा। चलिए आइए मैं बात कर, हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हम कर रहे थे। उसमें एक केस हमने लिखा था, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें मैंने एक केस लिखा था और बाकी के कुछ 2-3 केसेस और हैं तो मैं बता दे रहा हूं। वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाले थे, बोलना जरा, v1 की वैल्यू कितनी थी? m1 माइनस m2 अपॉन इंटू u1 v2 बताओ। अब केस सेकंड में उसी जो पहला केस था उसी का एक सब केस मान सकते हो, लेकिन इसको केस 2 के नाम से लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए अगर ये दिया गया हो, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m और u1 इज इक्वल टू u, u2 इज इक्वल टू 0, यानी दो मासेस रेस्ट में हो जिसमें से एक मास, दो मासेस इक्वल मास के हों जिसमें से एक मास रेस्ट में है। ठीक है, तो तक मैडम आ गई, फिर कुछ बोलेंगे उससे पहले मैं आवाज नहीं, आवाज नहीं। आज 25 है 24 है 24 है आज। अच्छा, अब बताओ क्या नाम है? दिग्विजय सिंह, क्या नाम? हाँ, दीपेश कुमार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर्ष आनंद, हर्ष आनंद और अंशुल गुप्ता, समर्थ। एक मिनट रुक जाओ पहले अटेंडेंस को कर। गौरव कुमार, वंश जून, श्रेष्ठ जैन, देवाशीष बीकाराम केसरी मलिक, दृष्टि गुप्ता, नौरिस रिजवी, संस्कार कुमार करण,
यश वार्षने, पवन चावला, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, वो हो गया। दीपेश है इसके बाद। हाँ, मानस राणा तो एब्सेंट है। और किसका है? तुम्हारा नाम क्या बेटा? साहिल। क्या? अरे एक मिनट शांत होगे तुम लोग। क्या बोले हो? सात्विक। सात्विक, हाँ। क्या होगा? अभिनव। अभिनव सिंह। और किसका रह गया है? मानस का कर दिए, इनका कर दिए, इनका बस हो गया मैम। एक लास्ट वन है सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट। तो क्या सर नाम मेरी बताया? मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट लगा दो सर, मैं अगली क्लास में आ रहा हूँ सर अभी। क्या नाम तुम्हारा? अमोघ। नहीं तो वहां हो गया होगा ना, तो अटेंडेंस ले लिया है मैंने, कोई बात नहीं। दीपेश कुमार। ये हाँ भाई, मैं नाम बोल रहा हूँ दीपेश कुमार। और ये है आपका यश वार्षने। प्रेजेंट है नहीं है? हाँ। नौरिश रिजवी एब्सेंट है। दृष्टि गुप्ता, ये तो एब्सेंट ही है। देवाशीष बीकाराम, केसरी मलिक है, प्रेजेंट है। सुरेश जैन, तुम हो? अच्छा, ऊपर नीचे हो गया है। गौरव कुमार एब्सेंट है, बोलो नहीं। अच्छा, प्रियांशु जायसवाल, कैसे लग गया भाई? किस अक्टूबर का ही है ना? सत्यम कुमार है, ये प्रेजेंट कैसे रहा? अरे यार उल्टा सीधा हो गया, आप ही चेक करिए। मैं हाँ, साइलेंट। मानस मेहता प्रेजेंट है। श्रेया राणा, अभिनव सिंह, सात्विक मनोज, दीपेश कुमार, देवाशीष। इसका नेम नहीं आया, आप बताओ क्या नेम? वो है नीचे। नेक्स्ट नेम बताओ। इधर होगा। संस्कार कुमार करण का पढ़ा देख लीजिए, लगाया। संस्कार जैन, कुमार करण नहीं, इसमें अल्फाबेटिक नंबर थोड़ा सा सही रहता। समझ। समर तुम्हारा फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज पे है। वो हो गया। अच्छा अच्छा, लगाया ठीक से, बाद में गड़बड़ कर दो। और किसका नेम नहीं आया? संस्कार हो गया, समर्थ हो गया, हो गया। श्रेष्ठ जैन, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नाम बोला था मैंने। हाँ बोले थे आप, इधर देखिए। अगली बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहिएगा। बहुत बारी बोला है, नेक्स्ट सेशन से लगेगा, क्योंकि ये लोग ना भेज चुके हैं ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन की।
संस्कार कुमार ये है, संस्कार तो हो गया। श्रेष्ठ जैन, ये देखिए, ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, साइलेंस, बस बात कम। तो V1 की वैल्यू यहां से देखो, M1 M2 आता है, M1 M2 की वैल्यू सेम है, तो ये हो गया आपका 0, U1 है कुछ, और 2M2 अपान M1 प्लस M2 की वैल्यू कुछ तो मिलेगी, लेकिन U2 0 होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कोलिजन के बाद पहली बॉल रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि पहली बॉल बिफोर कोलिजन चल रही थी, मैं लास्ट में लिख दूंगा अभी। और V2 की वैल्यू निकाल के देखो अगर यहाँ पे, तो 2M1, M1 की जगह M1 प्लस M2 की जगह भी रख देंगे M और M, यहाँ लिख देते हैं 2M अपान 2M, ठीक है, इनटू स्पीड U1, लेकिन U2 0 होने की वजह से प्लस 0, यानी ये तो हो गया 1, यानी U1 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या बना, ठीक है, द फर्स्ट बॉल moving with speed U, collide with second ball of same mass at rest, अब देखो यहां पर कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद क्या हो गया, जो बॉल मूव कर रही थी वो रेस्ट में आ गई, और जो रेस्ट में थी वो मोशन में आ गई, ठीक है ना। सो आफ्टर कोलिजन फिर से एक्सचेंज हो गई वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन द बॉल at rest will start moving with a speed U, and the ball in motion comes at rest. ठीक है, ये भी वही केस है कि वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा, राइट। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए अब यहां पर सपोज एक बॉल जो कि, अच्छा, एक बॉल जो हैवियर है, हैवियर होने का मतलब, और मान लो कि वो मूव कर रहा है, जैसे M2 को हम हैवियर मान रहे हैं, ठीक है ना। The mass of the second ball M2 is very greater than M1, ठीक है, and the second ball is at rest, ठीक है। The first ball collides with the second ball with speed U. U1 is equal to U. तो आफ्टर कोलिजन क्या केस होगा वो देखते हैं जरा हम। तो यहां पर देखिए, अगर M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 की वैल्यू लिखें, क्योंकि M2 बहुत बड़ा है, मान लो 1000 kg का है,
और M1 100 ग्राम, बड़ा बहुत कोई फर्क नहीं, मास बहुत ज्यादा है। तो M2 के रिस्पेक्ट में M1 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो वी कैन निगलेक्ट द मास M1, M1 की जगह 0 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि M1 0 हो जाएगा तो M2 अपॉन M2 दैट इज 1। अगर मान लो यहीं पर M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखना होता तो ये -1 आ जाता, और अगर ये होता कि 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 तो ये 0 हो जाता, क्योंकि M1 बहुत छोटा है। अरे 100 ग्राम में 2 से मल्टीप्लाई 200 ग्राम होगा, क्या फर्क पड़ना है 1000 kg के आगे। ठीक है, अगर आपका दिया हो 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लगभग 2 के बराबर आया था, क्योंकि M1 0 है, 2M2 अपॉन M2 दैट इज लगभग 2। तब कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 की वैल्यू क्या आई थी, M1 माइनस M2 अपॉन कितना आई थी v1 वेलोसिटी, बोलो तो जरा। v1 हम लोग क्या लिखे थे, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू आपका हाँ u1, और 2M2 अपॉन इंटू, ठीक है। तो हमारे पास M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू u1, और ये था 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू u2 था। फिर से लिख दे रहे हैं वैल्यू, ठीक है। और v2 की वैल्यू थी 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू u1, और ये वैल्यू थी M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। देख लो, चेक कर लो, यही था ना u2। सर यहाँ पे -1 होगा ना, M1 माइनस M2 डिवाइडेड एक बाय। मिनट, वैल्यू नहीं रख रहा हूँ भाई, रुक जाओ तुम। अभी नहीं, साइड जो आपने लिखा है वो उसमें, किसमें बेटा, साइड में आपने लिखा है ना ये M1 वाला, हाँ ये वाला आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो अब इसमें वैल्यू डाल दें हम। तो v1 की वैल्यू देखो, M1 माइनस M2 तभी आ गया -1 इंटू u1, और 2M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये 2, लेकिन u2 क्या है, 0 था। u2 देखो क्या था यहाँ पर, सेकेंड बॉल, ठीक है, कोलाइड कर रहा है, सेकेंड बॉल रेस्ट में है, यानी u2 कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो बेशक 2 आ जाए, लेकिन u2 की वैल्यू 0 रखते ही 0 हो गया, ठीक है ना। यानी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कोलिजन के बाद जो लाइटर बॉल था उसी स्पीड से लौट जाएगा, ठीक है। और v2 की वैल्यू जरा निकाल के देखें, तो 2M1 ये तो 0 हो गया, u1 भी आपका कुछ भी हो, 0 इंटू u1 0, और M2 माइनस M1 अपॉन आपका M1 प्लस M2 दैट इज 1 इंटू u2, यानी कोलिजन के बाद हाइब्रिड बॉल की वेलोसिटी पे कोई फर्क, लाइटर बॉल उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा, उसी स्पीड से, वेलोसिटी हो जाए स्पीड बोलने से। इसमें लिख देते हैं हम, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द लाइटर ball returns with same speed while there is no change in speed of heavier ball। हाइब्रिड की स्पेलिंग देखो, ठीक है, HEAVIOUR होता है ना, हाँ। ठीक है, अब देखो HVIER, हाँ ये है ना V2 के अंदर। भाई देखो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पर 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। M1 लगभग 0 के बराबर, बहुत छोटा है ये, ठीक है। लास्ट वन केस,
हाँ, क्या क्वेश्चन समझ आएगा मतलब? हाँ हाँ। दूसरी बात इसमें लास्ट में केस ये है कि अभी तक आपने देखा कि हाइबियर बॉल क्या था, चल रहा था, लाइटर बॉल रिटर्न आ गया, ऐसा कुछ था ना? हाइबियर बॉल मोशन में था, रेस्ट में था? हाँ, रेस्ट में था। हाइबियर बॉल रेस्ट में था। एक मिनट तो देखते हैं जरा। अच्छा, तो हाइबियर बॉल अगर रेस्ट में था तब ये हाइबियर बॉल रेस्ट में ही रहेगा, यानी U2 की वैल्यू यहाँ पर 0 है। रुको चेंज करो था। मुझे लगा कि हाइबियर बॉल मोशन में है तो U2 क्या था, यहाँ पर 0 था, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी हाइबियर बॉल क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। while हाइबियर बॉल रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि वहां ध्यान नहीं गया हमारा, इसको चेंज करिए, बात ना करिए। हाइबियर बॉल रिमेन्स एट रेस्ट, इसको चेंज कर लो। while हाइबियर बॉल remains at rest, क्योंकि U2 की वैल्यू किस पैसे हो भाई तुम तो पहली बार दर्शन ही दे रहे हो, मास्क हटाना। अच्छा पीटेगा, चल बैठो आगे यहीं पर, कॉलम चलो। तो हाइबियर बॉल देखिए रेस्ट में था, अब यही आपका बन जाएगा अगला केस। बात नहीं अगला केस ये बन जाएगा कि हाइबियर बॉल मोशन में रहेगा, तो भी कहानी यही होगी जो भी हमने कर दिया था, क्योंकि U2 हमने 0 लिख दिया था। अगर यहीं पर U2 की वैल्यू कुछ हो, रेस्ट में ना हो, और लाइटर बॉल आके कोलाइड करे, तो क्या होगा, लाइटर बॉल रिटर्न कर जाएगा और हाइबियर बॉल की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द लास्ट केस। वही बात मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए केस कौन सा केस बना, केस 3, केस 4। ठीक है, तो इसमें से कुछ अच्छा फिर से बॉल लिख दिया। अच्छा पेज चेंज कर लूं, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। पेज चेंज करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। इसमें बेटा बस यार एक बड़ी दिक्कत वाली बात मुझे फील है, बीच में बोलते क्यों तुम भाई? केस 3 वही सेम ही चीज जो पहले हमने गलती से लिख दिया था, जिसमें U2 0 लिखा था, यहाँ U2 रहेगा तो रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। द हेवियर बॉल, सॉरी द लाइटर बॉल नहीं, लाइटर बॉल M1, और चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, लाइटर बॉल को रेस्ट में रख करके हेवियर बॉल को कोलाइड करा दो। नहीं, लाइटर बॉल की स्पीड कुछ और हो जाएगी, चलो वही कर देता हूँ, 5वां केस बना दूंगा, ठीक है ना। द लाइटर बॉल M1, ठीक है, इज मूविंग with speed U, speed U1 is equal to U, and collides with heavier ball ठीक है, of mass M2 moving with speed U2 से मूव कर रहा है। तो देखिए जो V1 का रिजल्ट था दैट वाज M1 माइनस M2 अपॉन, जहां ये 2-4 बार लिखो जैसे मैं भी लिखा, मुझे लगभग याद हो गया, U1, और ये आता है
2m2 अपॉन m1 प्लस m2 यही होता है ना, देखो तो जरा। हाँ, और V2 की वैल्यू होती थी 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये होता था m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2। तो कंडीशन क्या है कि m1 बहुत छोटा है यानी m2 बहुत बड़ा है। इसके पहले वाले भी क्या लिखे थे? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट देना जरा, वो भी देख लो मेरी इक्वलिटी कहीं गलत ना लग गई हो। अच्छा यही था, तो अच्छा m2 बहुत बड़ा था, ठीक है, यहाँ पर भी m2 को हम बड़ा ही लेते हैं, यही था ना। हाँ, m2 इज ग्रेटर देन, ठीक है ठीक है ठीक है। सो m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। तो फिर से वही कहानी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? -1 के बराबर, है ना। m1 प्लस m1 सॉरी m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि m1 बहुत छोटा है। और 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 किसके बराबर हो जाएगा? लगभग 2 के बराबर, तो रख देते हैं वैल्यू जिसमें। तो ये तो हो गया 0 इंटू u1, नहीं 0 हो गया, -1 है, तो दिस इज -1। 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 ट्वाइस ऑफ u2 हो जाएगा। u2 यहाँ 0 नहीं है, देखिए भाई, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। v1 की वैल्यू वेलोसिटी मिला लीजिए आप लोग, देखो जरा v1 का जो रिजल्ट लिखे तो वही है, कुछ अलग है। ये जो फॉर्मूला निकाले थे सेम मैच करो, देखो जो पहले लिखे तो वही है, अलग है यहाँ जो लिखे हैं, चेक करो एक बार। सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी वेलोसिटी आ गई v1 की, वो 2u2 माइनस u1 के बराबर हो गई। अब ये जो आपका v1 है, जो लाइटर मास है, वो लौटेगा या उसी डायरेक्शन में जाएगी, ये डिपेंड करेगा u2 कितना है। अगर मान लो u2 हमारा 1 मीटर पर सेकंड है और u1 मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो 2u2 माइनस u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये लौट जाएगा। ऐसे आंख बंद करके नहीं लिखना, पहले चेक करना है ना। यानी फाइनल स्पीड इसकी ये होगी। और v2 अगर हम कैलकुलेट करें तो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो 0 हो गया, ये तो 0, प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज 1 इंटू u2, यानी कि हाइबिर बॉल की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही 4 केस है, इसमें लगभग सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत पहले जेई मेंस में आ रखा था। हाँ ठीक है, पैकेज में भी ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखा है। मान लो कि अगर मैं बस बता दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है ये। सपोज मान लीजिए कि कुछ बॉल्स इस तरह से यूं ऐसे कांटेक्ट में रखे हुए हैं, अब मान लो एक बॉल यहां से ऐसे आई, सभी का मास सेम है। सपोज इसका भी मास सेम है, 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 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, सभी का मास सेम है।
and the collision is perfectly elastic. और यहाँ पर ये कुछ u वेलोसिटी से इससे टकरा रहा है, सम u स्पीड से, ठीक है। Collision is perfectly elastic. उस केस में क्या होगा, मैंने बताया भी था कि मास अगर सेम हो और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो आफ्टर कोलिजन जो बॉल मोशन में था वो रेस्ट में आ जाएगा, दूसरी बॉल मोशन में आ जाएगा। यानी जैसे ही ये वाली बॉल इसको पहले हिट करेगी तो इसको मूव करा देगी और ये बॉल इसकी जगह पर आ जाएगा। फिर सर ये पहला बॉल सब रेस्ट पे आ जाएगा, लास्ट वाला मोशन में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब ये वाला बॉल इसको मोशन में करेगा, इसकी जगह ये ले लेगा। ये वाला बॉल इसको मोशन में करेगा, इसकी जगह ये ले लेगा। फिर ये वाला बॉल इसको मोशन करेगा और इसकी जगह खुद ले लेगा, एंड सो ऑन। तो लगातार ये वाली बॉल फिर मूव कर जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा बने, इसको नंबरिंग दे देगा। हम कहें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है। तो सेवेंथ बॉल विल मूव after collision. Immediately the seventh ball will start moving with same velocity and all the 6 balls comes at the rest. In the first, second, third, fourth, fifth, sixth comes at the rest. Means ये situation होगी। क्या चीज? अब खिलौना है क्या है तुम जानो। तो ये आपका ये सभी का मास सेम है, m m m m। यार अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को, मुंह में 1 2 3 4 5 6 all the 6 balls at rest and 7 एक और बॉल रहेगा। हाँ तो नहीं, ये नहीं पूछा था, उसमें ऑप्शन रहेगा कि कौन सा बॉल मोशन में आएगा, दिखा देगा। हाँ अभी तो अभी एक कायदे का क्वेश्चन आ जाए तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। यानी सेवेंथ बॉल मोशन में आ जाएगा। चलिए इस पर और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पार्शियल इलास्टिक कोलिजन जरा देख लें और परफेक्टली इलास्टिक इमीडिएटली। हाँ वो कर दिया फोर्थ में ही आ गया वो। चलिए भाई, क्या चीज? सर बोलो बेटा। सर सेवेंथ बॉल जो मूव करा उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि जब मास सेम रहेगा तो बॉडीज वेलोसिटी एक्सचेंज करती हैं, है ना। यानी जो बॉल रेस्ट में थी वो मोशन में आ जाएगी, जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ जाएगी। ये एक केस में बता रखा यस था सर। मैं। अगर मैं पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में देखो, कोलिजन कैसा भी हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, चाहे किसी भी तरह कोलिजन हो, मतलब क्या है इलास्टिक? अब इसमें एक मिनट, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है, पहले भी बताया था हम आपको कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगी। अगर ऐसा हो तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। सेफ बॉडीज जो कोलाइड कर रही हैं उनका डिफॉर्म नहीं होगा,
ठीक है, ये पहचान है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। लेकिन ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहे, कोलिजन कोई सा भी रहेगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन एनर्जी सेम नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल लॉस, ठीक। और साथ में ये भी हो तो कोलिजन के बाद जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं सेम वेलोसिटी से ना चले, वो पार्शियल इलास्टिक कोलिजन होगा और उनका शेप आफ्टर द कोलिजन डिफॉर्म ही रहेगा, रिपेयर नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत रिपेयर होगा, रिपेयर वैसे होगा नहीं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व आता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाती है, लेकिन जो दोनों बॉडीज हैं आफ्टर कोलिजन चिपक जाती हैं, उनको अलग नहीं कर सकते हम और चिपक करके सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे। हाँ, तो ये होगा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यही पहचान है इनकी, समझ गए। वैष्णवी आप क्या कह रही थी बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि ये जो ऊपर में आपने क्वेश्चन दिया था, तो इसमें स्टार्टिंग में मतलब बिफोर कोलिजन सबकी वेलोसिटी u होगी बट आखिरी वाले की वेलोसिटी 0 होगी ना? नहीं, बिल्कुल गलत। मैंने ये सर दिया, लेकिन सुन लो बात को, जब कुछ यस सर। तो मैंने ये दिया था जो सातों बाल थे उसमें फर्स्ट बाल यू वेलोसिटी चल रहा था, बाकी 6 बाल कांटेक्ट में थे लेकिन वो रेस्ट में थे, समझ में आ गई बात। यानी एक तरह यस से सर। रेस्ट में थे। तो होगा क्या कि जब पहली बाल आकर के दूसरी बाल को हिट की होगी तो पहली बाल दूसरी बाल की जगह ले लेगी और वहां रेस्ट में आ जाएगी पहली बाल, और दूसरी बाल को अपनी वेलोसिटी जितनी उसके पास थी सब पे सब दे देगी। यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, दूसरे तीसरे के साथ ऐसा करेगा। देखो पहली बाल आई, टकराई, पहली बाल क्या कर ली, सेकंड की जगह ले ली, सेकंड बाल थर्ड की, थर्ड बाल फोर्थ की, फोर्थ बाल फिफ्थ की, फिफ्थ बाल सिक्स्थ की, ठीक है। और जो सातवीं बाल होगी लास्ट वाली, ये जो रेस्ट में थी, जो वेलोसिटी पहले बाल की थी वो उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी और वो यू वेलोसिटी से चल पड़े। समझ गई, क्वेश्चन ये है, यस सर ठीक है। समझ गई। हाँ, ये क्या होगा भाई, ये वो कह रहा है, ठीक है। अब पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जैसा कि सर अगर मास 2m रहता तो लास्ट वाले का तो कुछ और कहानी हो जाती, फिर ये क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाता, ठीक है। और सर अगर रेस्ट पे आ जाते तो u/2 हो जाता ना, कौन सा रेस्ट में आ जाता, और बाकी बॉल रेस्ट में आ जाते और लास्ट वाला नहीं 2m नहीं, रहता वो तो वो वो u/2। वो वो कहानी ही दूसरी हो जाती। पहले आपका लास्ट वाली बाल अगर 2m मास की होती है ना, सातवीं बाल, ठीक है, तो आपकी जो यस सर। छठी बाल उससे यू स्पीड से टकराती, ठीक है। अब ये डिपेंड करता कि जो पहले जो जो आपका 2m बाल है, फिर मोमेंटम कंजर्व करा के सब करा के देख लेते हैं हम, तो जो छठी बाल थी वो बैक मारती पीछे की तरफ, समझे। अगर और वो रेस्ट सातवीं पे बाल, आती तो, हाँ, कौन सी रेस्ट पे आती, अगर छठी बॉल रेस्ट पे आ जाती तब नहीं रेस्ट पे मतलब कैसे आ जो जाएगी, कैसे रेस्ट, अरे कैसे रेस्ट में आ जाएगी भाई, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उसको, या पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो सातवीं बाल क्या अभी कुछ अलग वेलोसिटी जाएगी और इसको मोमेंटम फिर कुछ वापस दे देगी छठी बाल को, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनता ही है, क्रिटिकल बन जाएगा। देखो यहाँ पर तो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि द टोटल मोमेंटम of the colliding bodies just before अरे यार, before the collision and just after the collision and just after the collision
remains conserve रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी and the shape of the bodies will deform. The bodies will deform. अब देखिए, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी इस्तेमाल होगा। एक बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, मैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन में बता रखा हूँ, सेम ही चीज होगी जो पहले लिख रखा था मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन केस में। यहां पर दोनों अलग अलग वेलोसिटी चल रही है। कोलिजन के बाद इसका मास m1 था, m2 था, m1 और ये m2। ठीक है, ये u1, ये u2, ये v1, ये v2। ये था आपका जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं। ये जस्ट बिफोर कोलिजन था, अरे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहां पर देखिए कि मोमेंटम हमारा जो होगा इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 m2 v2। इन दोनों को इक्वेट कर दे हम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी में लॉस है, तो आई यूज द न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1 ऑन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 माइनस v1। इतना नोट करिए। अब यहां से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन से कंडीशंस निकाल के हम देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। सो चलिए देखो, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा अभी मैं। सबका हो गया? हो गया सभी का? ठीक है। सो अब देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन E इंटू
U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हमने कैलकुलेट किया था। यहां से मान लो V2 की वैल्यू हम लिखे E टाइम्स ऑफ, या ऐसा लिख सकते हैं हम E1 प्लस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। सो M1 V1 या M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 की जगह पे हम लिख दे V1 इंटू, यार ऐसा करो, क्या तुम लोग करते रहते हो, उसको पैर के पास क्यों रखते हो, ऊपर रखो। ये E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2 ये पुट करते हैं हम। तो देखिए यहां पर M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 इंटू E टाइम्स ऑफ U1 माइनस M2 इंटू E टाइम्स ऑफ U2। तो U1 और U2 वाले टर्म को इधर लाएं, इसको इधर लाएंगे तो हमारा U1 कॉमन हो जाएगा। देखो सुरेश जैन, आप देखिए ये और ये एक साथ लिखें तो U1 हम कॉमन ले सकते हैं, M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 इंटू U1। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, इससे जुड़ जाएगा, ये M2 भी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस E टाइम्स ऑफ M2 U2, और ये दोनों हो गए M1 प्लस M2 इंटू V1। तो जो V1 की वैल्यू आ गई M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2, एंड दिस इज U1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस E, M2 को पहले लिख देते हैं M2 इंटू 1 प्लस E इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। ये आपकी कोलिजन के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी होगी। सिमिलरली हमने जैसे V2 यहाँ पर एलिमिनेट किया था, अब V1 को अगर एलिमिनेट कर रहे हैं, V1 को इधर लेके चले जाए तो आ जाएगा V2 माइनस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2। ये फिर से इसमें पुट कर दें हम तो ये जो आपका आ गया, ये कोलिजन के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी हो गई। अब हम दूसरे बॉल की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए पहली बार हमने V2 की वैल्यू रखा था, अब V1 की वैल्यू रख देंगे। तो श्रेय राणा नोट करिए, नहीं तो अब वेट नहीं करूंगा मैं। हाँ कर रहा हूं बेटा। तो देखिए यहां पर M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1। तो V1 की वैल्यू क्या थी, हमने क्या V1 की वैल्यू कैलकुलेट किया था भाई, देखिए हाँ V2 माइनस E इन ब्रैकेट में U1 माइनस U2। तो V1 की जगह पर V2 माइनस E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2, यही था ना, हाँ E टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2 और प्लस M2 V2। इसको सॉल्व कर ले हम, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V2 माइनस M1 E टाइम्स ऑफ U1 प्लस M1 E टाइम्स ऑफ U2 प्लस M2 V2। तो देखो इसको इसको इधर ले जाके हम U1 और U2 के साथ लिखें तो यहां पर ही आ जाएगा 1 प्लस E M1 इंटू U1 प्लस, अगर हम U2 वाले टर्म को इधर लाते हैं तो आ जाएगा M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 इंटू U2 इज होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये भी M1 प्लस M2, दिस गिव्स V2। ठीक है, तो ये सेकेंड बॉल की वेलोसिटी। क्या बेटा, हाँ याद नहीं करना पड़ेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं, याद करेंगे तो घालमेल हो जाएगा।
M1 जो M2 M2 जो M1 लिखते रहेंगे आप। कैलकुलेशन कैसे होगा ये ध्यान रखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट्रिक्शन ध्यान रहेगा आपको, सॉल्व हो जाएगा। ताकि बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप लिख ही लेंगे। हाँ एकदम नहीं करूंगा, तो बैठ के सो रहा था, नोट कर रहा था। अच्छा मेरी आंखों को धोखा हो गया नहीं। डेल्टा के जो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताएगा, तो ये इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसको याद रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के जिसकी वैल्यू आती है आपका m1 इंटू m2 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तेरा पैकेज देना एक बार देखें, वही है ना? हाँ उसको चेक कर लो आप लोग। इसका रिजल्ट ही याद रखना पड़ेगा। इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे रिजल्ट याद होगा। हाँ बिल्कुल है, ज्यादा हो कम हो करना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ, क्वेश्चन पर भी आता हूँ मैं। चुपचाप लिखो। सर ये आपने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो लिखा है ये कैसे आया था? ये अभी इसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा है ना, परेशान हो जाएंगे आप लोग। इसे याद कर लीजिए, और इसका याद करने का ढंग भी अभी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैं लॉस निकालूंगा, बस उसी से इसको भी पता चल जाएगा। ठीक है श्रेया? हाँ बहुत शार्ट में किया है, और बीच के कुछ चीजें खा गए हैं, दो तो दिखा नहीं, तो वो ऐसे ही कर दिया है, होगा नहीं 3 लाइन में। ये टारगेट में आप देखिए आपको दे रखा है, ठीक है, डेल्टा के की वैल्यू ये, अरे क्या सॉरी यार, तुम लोग सारी कोई महत्व जानते हो? है? क्या जानते हो तुम लोग? कुछ नहीं जानते? नहीं आप लेके आइए। हाँ ठीक है, इसमें देखिए पेज नंबर 180 पर मैं भी कर दूंगा इसे, बट जितना शार्ट में इन्होंने लिख दिया कि उन्होंने वैल्यू लिख दिया, कैलकुलेशन जब इसका शुरू करेंगे हम ना तो बहुत बड़ा चला जाएगा। समझी बात बेटा श्रेया? बस हमको क्या करना है यस सर। कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के भी मैं परफेक्टली इलास्टिक को निकालूंगा ना, तब उसी से मैं बता दूंगा कि याद कैसे रखेंगे। चलिए पहले, अब लास्ट वन केस बचता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा कि मोमेंटम, अब चाहे तो इसी से निकाल भी सकते हैं, हम जो रिजल्ट अभी देखे हैं ना इसी से दोनों केस निकल आएगा, फिर भी मैं इंडिविजुअली कर दे रहा हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। सर आप ये 1D में बता रहे हो ना, मतलब सब 1D में, dimension सब 1D में, शुरुआती में लिख दिए थे हम 1D में, अभी 2D में आएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि द टोटल मोमेंटम of the colliding bodies before, just before and just after collision, just before and just after collision remains conserved होता है, बट देर इज लॉस। अब इसी में निकाल के मैं दिखाऊंगा आप लॉस, देर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
और यही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट एनर्जी में और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हीट एनर्जी में जाता है। चलो तो अब देखो, आफ्टर द कोलिजन the balls, the colliding bodies move together, एक साथ मूव करेंगे। colliding bodies will stick, ऐसा लिख देता हूं, will stick and move together with same speed, एक साथ चिपक जाएंगे with same speed। देखिए कैसे, यहां पे जस्ट कोलिजन की कहानी के बाद की कहानी है। अब कोलिजन के बाद इनका शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। ये मान लीजिए ये दोनों एक साथ जाएंगे, इसका मास m1 m2 और m1 m2 u1 और u2 और ये v वेलोसिटी है। ये बिफोर कोलिजन का केस है, या आफ्टर कोलिजन का केस है। तभी होगा जब दोनों का मास इक्वल हो। ऐसा नहीं, कहाँ लिखा इक्वल? तो सर फिर अगर एक का मास आता होगा तो ज्यादा मास लगाएंगे। अच्छा, फोर्स दो बॉडीज पे मास अलग अलग हो तो अलग अलग हो जाता है। दोनों बॉडीज के बीच में क्या पड़ती है? और रुक जाओ, तब ये बैच नहायत ही लदड़ बैच है, कितनों समझा लो समझ नहीं सकते सब। आना जाना एक अक्षर नहीं, साइंटिस्ट बनने लगते हैं। बोल रहा हूं तो सुनो चुपचाप। दो डिफरेंट मास के बॉडीज अगर कोलाइड करें तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगता है? इंटरनल फोर्स होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स है या क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इंटरनल फोर्स, जैसे मान लो मैंने आके तुम जाके शिकायत करना कैसे पीट दिए, तो हमको बुलाया जाएगा, तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन अपने बचाव में दूंगा? मैंने कहा भाई मेरे हाथ को और इसके कंधे को, शोल्डर को एक सिस्टम मान लीजिए। जब सिस्टम मान लिए तो हमने जब फोर्स लगाया तो कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया। तो हाँ, कंधा समझो, मान लो इससे मेरे से वजन ज्यादा है इसमें, है ना, इसका मास ज्यादा हो गया, इसका मास कम हो गया। तो क्या हमने जो फोर्स लगाया वो जो तुमने फोर्स मेरे ऊपर लगा, उल्टा मैं भी कर सकता हूँ, आल्सो अप्लाइड द सेम फोर्स ऑन मी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। तो हाउ कैन यू प्रूव जस्ट आई हैव बीटन यू? नहीं प्रूव कर सकते भाई। चलिए मिलते हैं कोर्ट में। नहीं प्रूव कर पाएंगे वो लोग, लॉ ही गिनाते रहेंगे। अब हम कह देंगे न्यूटन्स लॉ को पहले फेल करिए आप, फिर हमारे ऊपर चार्जेस इम्पोज करिएगा। अरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात बाद में है ना, माने न माने अलग बात है, छोड़ो सब। तो मेन बात यह है कि मास अलग अलग जरूर होगा, लेकिन जो इम्पैक्ट लगेगा दोनों के बीच में वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये वेलोसिटी इसकी दोनों की सेम हो जाएगा। और ये बात आप ऊपर वाले रिजल्ट से प्रूव कर सकते हैं परफेक्टली। इनलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 डाल दीजिए, जो v1 v2 निकाले थे देखेंगे सेम आ जाएगा। तो ऊपर वेलोसिटी निकाले करके भी दिखा। अरे भाई जो ऊपर अभी हमने पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के लिए निकाला था v1 और v2 की वैल्यू, आप जरा ई की वैल्यू इसमें 0 रखिए। अगर इसमें ई की वैल्यू 0 डाल दें तो क्या आ जाएगा? m1 अपॉन m1 प्लस m2 into 1,
यहाँ ई की वैल्यू 0 डाल देते m2 अपान m1 प्लस m2 अपान u2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो v1 की वैल्यू आ जाएगी m1 u1 अपान m1 प्लस m2 और m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ये आ गया। अब जरा यहाँ पर ई की वैल्यू 0 रखो तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी m1 u1 अपान, और ये कितना आ जाएगा m, तो देखो ये क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं दिख रही। यानी कोलिजन के बाद क्या होगा कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वो एक ही वेलोसिटी से चलेंगी। इसका मतलब कि दोनों स्टिक कर जाएंगे, एक साथ चिपक जाएंगे, अलग नहीं होंगी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी को क्या ले लिया, सेम ले लिया आपके कोलिजन। शेप डिफॉर्म हो जाएगा, एनर्जी लॉस होगी। हाँ बिल्कुल। तो अभी लॉस ऑफ एनर्जी लिखते हैं आप, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी v। तो v की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें m1 u1 प्लस m2 u2, यही जाके आगे पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का भी यही रिजल्ट आता है। जब पढ़ाएंगे तो प्रूव करके दिखाएंगे वहां। ये आपका कोलिजन के बाद जो कोलाइडिंग बॉडीज है उनकी कॉमन वेलोसिटी है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा देखो मैं निकालने जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे चले हम। हीट प्रोड्यूस कर देगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा। अब श्रेया पूछ रही थी ना कि कैसे आया है, तो करके दिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल फार्मूला ही रटो, फार्मूला रटो, देखो बड़ा सफलता मिलेगी, मेंस में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेंस में जाओ, मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो फॉर्मूले पर हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं आते वहां भी। ठीक है, जिस लोग ये मेंस एग्जामिनेशन में नहीं, तुम्हारे लिए तो मुश्किल है ही। हाँ क्योंकि अब तक 10th क्लास तक आप लोग रट्टाफिकेशन ही मारते रहे 9th और 10th तक, और रट रूट करके नंबर ले लिए, वो 11th और मेंस एग्जामिनेशन में नहीं चलेगा। तो अपनी आदत जितनी जल्दी बदल लेंगे आप फायदे में रहेंगे। नहीं बदलेंगे क्या चीज, क्या बहस कर रहे हो, बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या चीज? हाँ तो कर लो, कौन मना किया है? तो फार्मूला इतना याद रख सकते तो कर लो, हो गया भाई। मैंने कभी मना तो किया नहीं कि फार्मूला रटो नहीं। यहीं पर एक पंजाब से बच्चा आया था, बड़ा बढ़िया बच्चा था, बड़ा कूल माइंडेड, लेबोरियस, 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन उसकी एक खास बात थी, गुड़गांव में अपनी बन के आ रहा था, किसान का बेटा था वो। रोज सुबह 10 बजे चला है, सिलेबस खत्म होने के बाद भी, 12th में भी। एक वहाँ डाउट क्लास में लोग बैठ के बातचीत अपना कर, वो अपना अकेले किताब कॉपी लेके दिन रात लगा रहता था और शाम को यहाँ से जाता था, जबकि भगवान उसको वो खोपड़ी कम दिए थे। ये फैक्ट है, हर चीज को रटता, लेकिन उसकी मेहनत बहुत ज्यादा थी। वो मेंस में लगभग 98.99 परसेंटाइल स्कोर करके और पंजाब के किसी कॉलेज में मिल गया। SIP बड़ा लंबा चौड़ा था। मैं कहता था पंजाब वहां ले चले, यस सर चलो अभी चलो, हम कहने जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, और फिर जब IIT एडवांस देने को हुआ तो क्वेश्चन पूछता पाछता था, दूसरे बैच का था, किसी से पूछ लेता था। तो वो मैं देखा उसकी सीधी, सर रोटेशनल तो एकदम नहीं आता, कोई परेशान ना हो, तुम जैसे लगे वैसे लगे रहो। 13,000 रैंक आया एडवांस,
देखो 13,000 रैंक से तो कुछ होना नहीं। जो बच्चा IIT क्वालिफाई नहीं कर पाने की कंडीशन में था, उसने अपनी मेहनत से अपने रिजल्ट को बदल दिया। मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ। दो चीजें हो सकती हैं, दिमाग लगाइए और कम मेहनत करिए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे और मेहनत भी नहीं करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन नीचे से आएगा। क्या पता कहीं रोल नंबर अखबार में दिखे भी ना। ठीक है, और दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा हम कहें कि दिमाग नहीं है तो ऐसा संभव नहीं, सबके पास होता है। उस बच्चे के पास भी था, किसी और डायरेक्शन में रहा होगा। कुछ लोग, दिमाग के दो पार्ट होते हैं, एनालिटिकल, राइट पार्ट वाला जो दिमाग का हिस्सा होता है एनालिटिकल होता है, लॉजिकल होता है। वो ज्यादा डेवलप जिसका हो जाएगा, लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होगा। और जो लेफ्ट पोर्शन ब्रेन का होता है, मेमोरी के लिए होता है। तो जिसका मेमोरी वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, ज्यादा रटता होगा, तो डेफिनेटली वो उसका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। वो एनालिटिकल पार्ट उसका फिर वीक रहेगा। अब कुछ लोग दोनों अपना बैलेंस किए रहते हैं। ठीक है, आइए, ये आप पर डिपेंड करता है, ये बायोलॉजिकल चीजें में बता दिया। आइए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, बोलिए बेटा। सर मुझे बस इतना बता दो कि आपने जो E इज इक्वल टू 0 पुट किया तो उसमें दोनों मतलब V1 और V2 सेम हुआ तो वो हाँ। बॉडी स्टिक करेगी, बट हाँ, एक साथ चिपक जाएगी। जब वेलोसिटी सेम है, जाकर टकराया, ऐसे ऐसे टकराया और वेलोसिटी सेम है तो एक ही साथ जाएगा ना बेटा। बट सर यहाँ पर बॉडी डिफॉर्म होगा और इन इलास्टिक में बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा। अब लो, क्या उल्टा बोल रही है तुम। मैंने ये कहा था कि पार्शियल इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों केस में बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी का शेप डिफॉर्म नहीं होता, क्लियरली मैं लिख रखा हूं। ठीक है, ठीक है। हाँ, लॉस इन, श्रेया देखो कैसे डिराइव करेंगे हम। बस उसी में एक चीज आपको ऐड कर देंगे तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। श्रेया, कैन हियर मी? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया डेल्टा के हम लिखना चाहते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों मास स्टिक कर गए हैं, दोनों के मास का सम, ठीक है, इनटू जो कॉमन वेलोसिटी आई थी v कॉमन का स्क्वायर, या v स्क्वायर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, माइनस इनिशियल इसकी थी m1 u1 स्क्वायर और दूसरे वाले की थी m2 u2 स्क्वायर। इस तरह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ m1 प्लस m2, v का जो स्क्वायर था वो क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्या सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी निकाले थे, वही वैल्यू तो रखे अब इसमें। अब इसको हमने स्क्वायर से कट कर दिया और देखिए अब 1/2 m1 प्लस m2 कॉमन ले लें, यानी कि एलसीएम ले लें, कॉमन हो बजाय उससे एलसीएम गुड, हाफ यहां से इससे कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बचा भाई, तो m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर बच गया एक, माइनस हाफ तो बाहर ही जा चुका है, m1 इंटू एलसीएम वाले पार्ट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, un स्क्वायर माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू u2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करें इसे, so this is m1 स्क्वायर un स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 u1 u2 माइनस, अब देखो इस m1 से इसको मल्टीप्लाई करें, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर
माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। कुछ कटेगा, देखो ये और ये कट गया। इसी तरह से ये और आपका ये वाला कट जाएगा। अब अगर एक काम करें हम, इसमें माइनस m1 m2 कॉमन ले लें। देखो यहां से माइनस m1 m2 अपॉन ये ट्वाइस m1 प्लस m2 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस m1 m2 कॉमन लेते यहाँ माइनस बच गया ट्वाइस u1 u2, और आपका m1 m2 कॉमन ले लिया तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो क्या ये बच जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस u1 u2 बचेगा। देखो जरा, ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर ले लिए। अब माइनस साइन ये बताएगा लॉस इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया आपका u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अगर आपको यही पार्शियल इलास्टिक कोलिजन लिखना हो तो इसी में 1 माइनस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। दैट इज बेस्ट वे टू रिमेंबर। यानी m1 m2 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। काम खत्म। ठीक है श्रेया? ठीक है? यस सर। ठीक है, तो हियर नेगेटिव साइन represents loss in kinetic energy. तो नॉर्मली क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक से रेयरली आता है। पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में अच्छे सवाल बनते हैं और वही आता है। तो आइए, हाँ, ये नहीं कह सकते कि नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे ज्यादा अच्छे बनते हैं जहाँ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो। वैसे भी ना कहे कराए देंगे, क्या फायदा है, सारे करा दूं। ठीक, तुम सारे रट लोगे, ये बताओ पहले। हाँ। ठीक है, अच्छा की एडवाइस दे दिया, अब मैं करा देता हूँ। अब तक एडवाइस नहीं देते तो नहीं कराता। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, जाकर बंद करवा दो। 10-15 मिनट ऐसे बैठा रहो, अभी ठंड खत्म हो जाएगी, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, आगे हो गया ये, तो मैं आगे बढ़ूं। सर लास्ट लिख रहा हूँ। लिखो लिखो लिखो। कह तो रहा हूं ना कि ये बैच इनडिसिप्लिन भी है, और शायद ही कहना नहीं चाहिए। ये इस तरह की जो हालात होते हैं जिस बैच के, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गड्ढे में निश्चित देता है। अगर अभी से भी नहीं सुधरे, बहुत टाइम है, तो अपने हालात को जान लो। कुछ लोग होते हैं कहते नहीं है, मैं मुंह पे कह देता हूँ ताकि सुधरने का मौका मिल जाए। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, लिख लिया साल सर। 1.5 साल बाद, ठीक है बेटा, 1.5 साल बाद अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि क्या खोए और क्या पाए। आइए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब मेरा धैर्य जवाब देते जा रहा है, और इसके बाद यही होगा कि अब समझ लो, इसके आगे किसी के लिए, चाहे मानस मेहता हो या XYZ कोई भी, यू वांट टू डिस्कशन, यू शुड डिस्कस विथ मी। डोंट बिकम ए पेरेंट एंड सॉरी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट एंड टीचर आपस में, एक स्टूडेंट बन जाए एक टीचर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो सबको, इतने ज्यादा बच्चे नहीं, सबको अलग अलग एक बेंच पे बैठा देंगे, तो बोलते रहना बैठ कर। आपको लगता है आप बात करो, कैमरा चल रहा, वहां रिकॉर्डिंग चलती है, वो हेड ऑफिस में दिखता है। दे विल आस्क हमस, गलती आप करें हम क्यों जवाब दें भाई?
आप जवाब दिए, आपकी बने फिर। मैं कितने बार समझा चुका हूं, यहाँ कोई कंसेप्ट गलत हो जाएगा ना, हम लोग रट के नहीं आते। आपके डिस्टरबेंस की वजह से हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए और फिर वही गलती पढ़ते रहिए। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं या किसी भी टीचर को, तो कम से कम इतना माहौल बना कर रखिए कि ठीक है चल रहा है। कितने इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, तुमको भी पता है, सब लोगों। इंटेलिजेंसी कोई पेड़ पर नहीं लटकी हुई कि तोड़ के लायक जमे डाल दिए। इंटेलिजेंसी लेवल लगभग सभी का बराबर होता है। ऐसा नहीं मेरा तुमसे ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हो सकता है कि हम लोग से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपने आप को स्पॉइल और डिस्ट्रॉय कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मैं बार बार ये बात समझा चुका हूं। पढ़ाई कंसंट्रेशन की होती है, पढ़ाई बकवास करते हुए नहीं चलती है। वही सबसे लास्ट बैच है यार 9, मजा ले तुम लोग ज्यादा बच्चे, एक बच्चे बोल दे। कल सुधीर यादव सर बैठे हुए थे, हमको बैठ जाइए, कौन मना कर रहा है, बैठिए। तो लास्ट में कहा कोटे सर एक एक बात आप बताते हो कि हाँ वैसा बैच अगर शांत रहेगा तो बता देंगे, नहीं बैच शांत रहेगा तो छूट जाएगा। जाइए एंजॉय करिए, जितना उसमें दिया उतने जानेंगे, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। क्योंकि तुम लोग एक चीज, ये शुरुआत से इस बैच की आदत है, चाहे बच्चे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक लाइन लिखे ना सर ये होगा तो क्या होगा। अरे साइंटिस्ट बात बनना यार, पहले सुन तो लो। उसी में क्या हो, कोई एक बहुत सिंपल सा पॉइंट छूट जाएगा। दैट इज द बिग डिफरेंस। PM2 भी कुछ इस तरह की हरकत एक दो बच्चे शुरू किए थे, साइलेंट कर दिया एकदम। समझो मत समझो अलग बात है, लेकिन सुनिए यहाँ पे ध्यान से। पहले यू शुड बिकम अ गुड लिसनर। आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। एक बार लिखने में 4 बार इधर उधर घूमते हैं, इनसे बात करना उनसे बात करना, क्या है ये। इसे लगता है इसे कि इस तरह से करने से ऐसा बड़ा बढ़िया इंप्रेशन बनेगा, जैसे टीचर समझ लेगा ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है। कुछ नहीं, खा के इंटेलिजेंट है। चाह रहा हूं कि एकदम स्ट्रीम लाइन पर आ जाओ, तुम लोग सीखने लगो, कुछ करके दिखाओ। बस एक फंडामेंटल समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करेंगे समझने की, तब तो आएगा। पुरानी बातें भी भूल जाते हैं आप लोग। न्यूटन थर्ड लॉ ये पूछ रहे हैं, नहीं बताए क्या। मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लग जाए। नॉनसेंस वाला क्वेश्चन। 10th क्लास में क्या पढ़ा 9th क्लास में। ऊपर से कहेंगे कि बड़े इंटेलिजेंट है, समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम लोग छोटी छोटी बात को तभी ध्यान रख पाओगे जब बातचीत करना, क्योंकि एनर्जी आप सेव नहीं कर रहे हैं अपनी। कोई चीज कैसे दिमाग में याद रहती है, जब थिंकर होता है, आदमी विचार करता है। और जो बकबक बकबक ज्यादा करता है उसको याद नहीं रहता, भूल जाता है। कभी अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, वो भी यही बात बताएंगे। IQ लेवल में कमी हो ऐसा नहीं है। अब आइए, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे कुछ एक बात सीखने को आपको मिलेगा। यूं समझिए कि मैं अपने मोबाइल को लेके दिखा रहा हूं। मान लो ये प्लेन है, ऐसे ये प्लेन है और ये सरफेस है। यहां से बॉल ऐसा ही टकराई और ऐसे लौट गई। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, इस सरफेस पे बॉल ऐसे चली, यहां टकराई और ऐसे लौट गई। ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। लेकिन कोलिजन हमारा ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, ना परफेक्टली इन इलास्टिक है। हम पार्शियल इलास्टिक के लिए करेंगे, उससे दोनों केस को हम समझेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। A ball of mass small m collides with a surface at an angle theta from the vertical.
द कोलिजन इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लिख देता हूं मैं, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is small. Find the velocity या speed, कुछ भी लिखो, of the ball after the collision and the angle made by it with the vertical. Ball from वर्टिकल के बजाय हम फ्रॉम द वाई एक्सिस कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा दिक्कत ना हो। यहाँ पर वाई एक्सिस लिख लीजिए, तो वर्टिकल एक्सिस हम जेड को मानेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये समझिएगा कि एक्स वाई प्लेन में प्रोसेस हो रहा है और जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा ग्रेविटी लग रहा है। क्या लग रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस तब ग्रेविटी नहीं है। तो क्वेश्चन में ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए और एक वाई एक्सिस, यहां पर ये बॉल ऐसे आ रही है और टकरा रही है। यहां पर ये कुछ u वेलोसिटी से क्या माने थे, ठीक है अभी लिख देते हैं हम। ठीक है, a ball of mass m collide with the surface at an angle theta from y axis with speed u। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दीजिए, with speed u। तो देखिए ये बॉल यहां से m मास की गई और कुछ यहां ऐसे स्ट्राइक किया, है ना। स्ट्राइक करने के बाद ये बॉल किसी इस एंगल पर रिसीड कर गई। किसी इस एंगल पर रिसीड कर गई। मैं जानबूझ के एंगल सेम नहीं ले रहा, क्योंकि पता नहीं सेम आएगा नहीं आएगा, वो हम देखेंगे। और बॉल का मास m, स्पीड u, ये बॉल फाइनली जब रिसीड करके इधर की तरफ ये स्पीड v से ऐसे जा रही है, इसका मास है, ये एंगल थीटा, ये एंगल मान लीजिए थीटा डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक बड़ी खास बात आप समझिए, बेसिक बॉल ऑब्लिकली स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन कोलिजन में दो एक्सिस मानते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सिस, दूसरा आता है नॉर्मल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अलावा मोमेंटम में चेंज नहीं होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। इंपल्सिव फोर्स हमेशा एन एक्सिस में नॉर्मल जिधर खींचा जाए उस तरफ लगेगा। जब बॉल ऐसे टकराएगा तो देखो यहाँ पे ये जो एक्सिस होगा, दिस इज, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है।
और यहाँ पर एक्स एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस बन जाएगा, यू नो। तो इसको हम नाम देंगे एन एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, और एक्स एक्सिस यहाँ पर टी एक्सिस यानी टेंजेंशियल एक्सिस हो गया। बात समझिए आप। तो जो भी आपका इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो हमेशा इस तरफ लगेगा, इस तरफ कोई फोर्स नहीं होगा। ये बात आप जान लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। द इंपल्सिव फोर्स acts only acts along an axis, only acts along n axis। n axis मतलब नॉर्मल एक्सिस, ठीक है। वेट, and the momentum along t axis remains conserved, क्योंकि उस तरफ कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है एन एक्सिस टी एक्सिस कैसे कैसे हम पहचानेंगे, तभी कई सारे एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। यहां पर जब बॉल आएगा तो इसका ये सरफेस इसके कांटेक्ट में होगा, सरफेस, तो नॉर्मल एक्शन इधर ही लगेगा। जिधर नॉर्मल एक्शन लगेगा यहाँ पर नॉर्मल एक्शन इंपल्सिव फोर्स हो जाएगी। बात समझ लीजिए, एमजी इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा, क्योंकि एमजी तो ऐसे लग रहा है ना, और नॉर्मल एक्शन ऐसे लग रहा है। अगर आपका ऐसे भी हम थ्रो करते, वर्टिकली भी थ्रो करते, तो भी यहाँ पर नॉर्मल एक्शन इंपल्सिव फोर्स होता, एमजी नहीं होता, क्योंकि ये टकराने के बाद बॉल ऊपर की तरफ ऐसे ही जा रहा है। नॉन इंपल्सिव फोर्स है वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, जिससे इंपैक्ट हुआ उस समय जो एमजी उस बॉल पे लग रहा होगा, अगर वर्टिकली भी बॉल मूव करती तो भी एमजी इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा तेज मोमेंटम चेंज होने के नॉर्मल एक्शन, तो इंपल्सिव फोर्स वहां पर नॉर्मल एक्शन हो जाता। और थोड़ा वेट करिए फिर आएगी समझ में। अभी फिलहाल ये मान लीजिए इस तरफ लग रहा है, अभी अगला एग्जांपल लेंगे तो उसमें समझा देंगे। वेट, फिलहाल इतना याद कर सकते हो कि इंपल्सिव फोर्स किधर लगता है, एन एक्सिस की तरफ, यानी ये एफ फोर्स कैसा है, इंपल्सिव फोर्स। या इसको चाहो तो नॉर्मल एक्शन से लिखना चाहो तो नॉर्मल एक्शन से लिख सकते हो। इट इज बेटर टू राइट विथ नॉर्मल एक्शन एन, ठीक है ना। ये नॉर्मल एक्शन इस पर लगा रहा इंपल्सिव फोर्स होगा। तभी जैसा हमने लिखा टी एक्सिस तरफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो अगर इसमें मोमेंटम आपका m इंटू यू है तो इस तरफ मोमेंटम कितना आएगा, m u साइन थीटा, और इधर वेलोसिटी हमने v मान लिया, एंगल थीटा डैश है, तो इधर मोमेंटम कितना आ जाए m v साइन थीटा। तो जस्ट बिफोर जिसमें टकराने वाला ठीक उस समय, और जस्ट इसे रिसीट के ठीक उस समय का मोमेंटम टी एक्सिस के नाम कंजर्व कर दें। हमेशा याद रखिए टी एक्सिस के नाम, रिमेंबर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। m इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा डैश, m से m कैंसिल हो गया, यानी v साइन थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा। अब हम यहाँ एनर्जी वर्जी कुछ नहीं लिखेंगे, वी विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये भी आपका समझने के लिए जरूरी है कि न्यूटन साहब रेस्टिट्यूशन लगाते किस एक्सिस के लाग, एन एक्सिस के लाग लगाते। किस एक्सिस के लाग लगाते हैं, जिधर इंपल्सिव फोर्स लग रहा हो। तो अब बताओ कि बॉल तो आ रही है ऐसे, लेकिन इसका कंपोनेंट अगर हम स्पीड का इस तरफ ले तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा आ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि अप्रोच वेलोसिटी क्या हो गई, u cos थीटा हो गई। कितनी हो गई, u cos थीटा, एन एक्सिस के लाग। रिमेंबर न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो भाई सो सा क्या कर सुत लिया कर सवेरे सवेरे, है ना। सारी 4 वर्ड का सीख लिए। सॉरी, सॉरी का मतलब समझते हो? अच्छा एक सिंपल सा वर्ड है 4 लेटर का, सॉरी, तो 5 मान लो। हाँ ठीक है, यस, हाँ ठीक है।
तो वो बोल के लोग अपनी तीसरी समझ लेते हैं, तो अगले बार सभी मारेंगे थराक से सॉरी। ठीक है सर, जेड ठीक कह रहा हूं मैं। चलो यू सुनो सुनो, यू cos थीटा इधर आ गया एन एक्सिस की तरफ, और इस v का जब कंपोनेंट लेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा v cos थीटा डैश, यानी ये वेलोसिटी आप सेपरेशन हो जाएगा। तो याद रखिए जिधर इंपल्सिव फोर्स लगता है उधर ही की तरफ न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ई नहीं कि टी एक्सिस की तरफ, किधर लिखेंगे हमेशा एन एक्सिस की तरफ किसी भी क्वेश्चन में। तो न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन में ई क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और ई की वैल्यू क्या आती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन की वेलोसिटी यहाँ क्या है, v cos थीटा, क्योंकि ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, दूर जा रहा है, इसी का कंपोनेंट एन एक्सिस तब ले लिए क्या हो गया v cos थीटा डैश, तो हमारे पास आ गया v cos थीटा डैश वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की वेलोसिटी कौन सी है, u cos थीटा। इसमें दो बातें याद रखना है, पहला कि टी एक्सिस के अलावा मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे, और एन एक्सिस के अलावा हम मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा, तो एन एक्सिस के अलावा हम न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से v cos थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। ठीक है, ये आप इक्वेशन सेकंड इसके बजाय इसको लिख दीजिए आप। तो अब यहां पर हमने v cos थीटा डैश और u v sin थीटा डैश जान लिया। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो v sin थीटा डैश अपॉन v cos थीटा डैश, ये आ गया u sin थीटा अपॉन e इंटू u cos थीटा। तो देखो v से v कैंसिल, ये tan थीटा डैश में कितनी वेलोसिटी पर रिसीड करेगा, ये आ गया हमको tan थीटा बाई ई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट करिए, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जब इस पर आते हैं तो उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी इसकी हम एनालिसिस भी करेंगे। अच्छा, और अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें इसको, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और लिखना कहे जान ही लीजिए, तो ये डायरेक्टली हम करते हैं। तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए v स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डैश 1 हो जाएगा, वो भी लिख ही देते हैं। हाँ तभी ना, तभी दोनों आईडी होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई, हाँ u अंडर रूट नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो v की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो भी निकाल देते हैं हम। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर ई की वैल्यू 1 डाल दें तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, यानी जितने एंगल पर ये स्ट्राइक करेगा उसी एंगल पर वापस जाएगा। अच्छा यहां से देखिए v की वैल्यू u आ जाए, कैसे आ जाएगी, e की वैल्यू 1 डाल देंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो v की वैल्यू यानी जितने स्पीड से स्ट्राइक किया उसी स्पीड से वापस जाएगा, यानी सेम एंगल, यानी ये सिचुएशन बनेगी, ये ऐसे स्ट्राइक किया, ये ऐसे गया, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये u, ये v है ना, तो v की वैल्यू आपका u आ जाएगा। और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली
इनइलास्टिक कोलिजन। अगली क्लास में मैं आपको याद दिला दीजिएगा एन एक्सिस कैसे पहचाने, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन वो बताएंगे, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ई की वैल्यू जब 0 हो गई तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 0। तो किसी चीज को 0 से डिवाइड करते इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी थीटा डैश की वैल्यू π/2, यानी रिबाउंड करेगा ही नहीं, सरफेस के साथ चिपक जाएगा ये। और वेलोसिटी कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ ई की वैल्यू 0 डालना है तो v इज इक्वल टू u साइन, क्योंकि ये 0 है तो पूरा 0 बन गया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे। तब सिचुएशन ऐसा कुछ हो जाएगा कि जब ये बॉल ऐसे आई टकराई इस सरफेस पे थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से, ये बॉल ऐसे जाती रहेगी u साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी है। अब कितने एंगल पे जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी ये रिबाउंड नहीं करेगा, इट विल मूव विद द सरफेस। स्टिक कर गया ना, दिख रहा है ना कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो बॉडी स्टिक कर जाती थी, स्टिक कर गया। वैष्णवी सी है। अभी क्लास का टाइम है या खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, तो आप लोग गुस्सा मत दिलाया करिए भाई, देखो मेरे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। और मैं ये चाहता हूँ जब क्लास में पढ़ाऊँ तो शांति के साथ सुनिए, जो ना आए सो पूछिए, 10 बार पूछेंगे 20 बार बताऊंगा। सर बोलिए। सर एन एक्सेस के हाँ अलोंग ही क्यों इम्पल्सिव फोर्स को लेते हैं? हाँ, यहाँ से क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ क्या बोल रही बेटा? सर मैं बोल रही हूँ, आपने जो लिखा है ना कि एन एक्सिस के अलोंग हम इम्पल्सिव फोर्स लेते हैं, मतलब उसका रीजन क्या है कि उस एक्सिस के अलोंग वही लेना है? लगता ही है इम्पल्सिव फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिधर बॉडी टकराएगी जो सरफेस कांटेक्ट में आएगा, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर लगता है, परपेंडिकुलर द कांटेक्ट ऑफ द। हाँ इसीलिए। और मोमेंटम के लिए सर हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं? नहीं भाई, टी एक्सिस के अलावा मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये केवल ध्यान रखो। हाँ टी एक्सिस हॉरिजॉन्टल हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, समझी बात बेटा? यस सर। सर वो आप बताओगे ना कि टी एक्सिस कौन सा लेना है? और अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है ना? यस सर। हाँ इनइलास्टिक, बस याद दिला देना, ठीक है? वैसे मुझे याद रहेगा लेकिन दिला देना याद। ओके सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। देखिए शुरू हो गए, अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ इन लोगों को अब अगले बार से लेके आओ डंडा, लकड़ी का और क्या, और उसको आगे से नुकीला बनवा दूंगा, जैसे कोई बोलेगा पेट में तुरंत। चलो भाई भेज दिया मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। श्रेयस जैन की भी पिटाई लगानी है एक दिन। तो लोग हो अच्छे बच्चे, लेकिन क्या है ना कि एनर्जी इतनी ज्यादा भगवान दे दिए हैं तो वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। एनर्जी